अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। औरहान गाजी के एपिसोड नंबर 1 में खुश आमदीद। इंशाअल्लाह औरहान सीरीज की तमाम एपिसोड्स आपको मिलेंगी इसी यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस नए दौर की। नाज़रीन, ये नया दौर उस्मान गाजी के 10 साल के अरसे के बाद का दौर है। बोरसा की फतह के लिए बहुत सी मेहनत की गई है, बहुत से किले फतह कर लिए गए हैं। क्या, कब, कैसे, आइए जानते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम बोरसा का किला देखते हैं, जहां पे गवर्नर सारोज फ्लावियोस और एक तुर्क सरदार के साथ आगे बढ़ रहा है। तुर्क सरदार उनसे कहता है, औरहान बिल्कुल बेसब्रा है। शायद उसने बोरसा हासिल ना किया हो, लेकिन बोरसा के गिरदो नवाह में जो भी गांव या किले थे, उसने उन सबको एक एक करके फतह कर लिया। उसने कभी शिकस्त नहीं खाई। इसके साथ ही वो सरदार उस लम्हे को याद करता है जब मैदाने जंग में औरहान, अलाउद्दीन और उस्मान साहब मौजूद थे। उनके इर्द गिर्द लाशें ही लाशें पड़ी हुई थीं। यही सरदार वहां पे छपकर ये सारा मंजर देख रहा था। औरहान अपने भाई और वालिद के साथ काफिरों पर टूट पड़ा था। साथ साथ हमें मंजर भी दिखाया जाता है और साथ में उस सरदार के अल्फाज भी। वो दिन था जब मैंने महसूस किया कि भेड़िए की सांस गर्दन पर महसूस होने का क्या मतलब है। वही दिन था जब मैंने देखा कि जो लुक्मा मैं अपने गले में महसूस कर रहा था, वो मेरे से बहुत दूर था। साथ ही हमें औरहान बड़ी बरकरफ्तारी के साथ काफरों पर तलवार चलाते हुए दिखाया जाता है। वो जिस तरफ पलटता है, काफरों के खून के फव्वारे छूट पड़ते हैं। अलाउद्दीन भी औरहान का साथ देते हुए तलवार से, जबकि उस्मान साथ तीरों से उनका निशाना ले रहे होते हैं। वो सरदार मजीद कहता है, मैं नहीं जानता कि ये खबर उसके मनहूस कानों में कैसे और कब पड़ी और कैसे वो परों की तरह उड़ता हुआ वहां पहुंच गया। मुझे कुछ समझ नहीं आया। और इसके बाद जैसे एक शाहीन ने अपने पंजे गाड़ दिए, समझने की फुर्सत तक न मिली। जैसे उसका दिल और उसके बाप का दिल एक साथ धड़क रहा हो, गोया वो अपने भाई के साथ एक ही सांस ले रहा था। अलाउद्दीन की तलवार भी भाई के साथ लड़ते हुए आग उगल रही होती है। उस्मान साहबिया के बाद दीगरे तीरों से कई काफरों को मार गिराते हैं। औरहान और अलाउद्दीन काफरों का वार रोकते हैं तो उस्मान साहब तीर से उन्हें जहन्नम वासिल कर देते हैं। वो तीनों एक दूसरे की पीठ की भरपूर हिफाजत करते हैं। वो सरदार कह रहा होता है, गोया औरहान अपने भाई के साथ एक ही सांस ले रहा था। उनकी तादाद कम थी और बच निकलने का कोई इम्कान नहीं था, मगर उसने अपने बाप और भाई को इस मुसीबत से बाहर निकाल लिया। साथ ही हम देखते हैं कि वो तीनों बाप बेटे दर्जनों काफरों को अपने आसपास मार गिराते हैं। ये मंजर देखते हुए उस सरदार पर खौफ तारी हो गया था। एक भेड़िया भी बुलंदी पर से औरहान को देख रहा था। इधर वो सरदार मजीद कह रहा है, मैंने उसी दिन समझ लिया कि औरहान काई कबीले की तकदीर बनेगा। औरहान अपने दादा अर्तुगरुल या अपने बाबा उस्मान जैसा नहीं है, इसमें बिल्कुल कुछ और है। सल्जो की सलातीन जैसी दानाई, फुर्तीला और शिकार का भूखा। इतनी तारीफें सुनते हुए गवर्नर सारूज बिफर जाता है और कहता है, क्या तुम यहाँ औरहान की शान बयान करने आए हो? जवाबन सरदार कहता है, मैंने आपको वो मालूमात दी हैं जो आपको जंग जीतने में मदद करेंगी। अब मैं चलता हूँ। मगर फ्लावियस उसे रोकते हुए पूछता है, औरहान कब हमला करेगा? तुम्हारा जहन क्या कहता है? जवाबन सरदार कहता है, तमाम तैयारियां मुकम्मल है, वो किसी भी वक्त हमला कर सकता है। मालूमात हासिल करने के बाद गवर्नर सारूज सोने के सिक्कों की थैली उस गद्दार के हाथ में थमा देता है और कहता है, कीमती मालूमात देने के लिए तुम्हारा मशकूर हूँ, जाओ, रास्ता आसान हो। सोना देखकर वो सरदार बहुत खुश होता है, मगर फ्लावियस आगे बढ़ता है और उसके हाथ में मौजूद सारा सोना गिरा देता है और अगले ही पल गद्दार का गला भी काट डालता है। ये देखकर गवर्नर सारूज चौंक जाता है। फ्लावियस कहता है, ऐसे गद्दारों के जरिए जंग जीतने की तमन्ना अपनी ही कौम की तौहीन है और हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। हमें जो मालूमात चाहिए थी हमने हासिल कर ली हैं। ये सुन के सारूज उसे थपकी देता है और आगे बढ़ जाता है। नाजरीन, इसके बाद हम बोरसा के बिल्कुल पास एक घने जंगल में काइयों की करारगाह देखते हैं, जहाँ पे सिपाही काम काज में मसरूफ होते हैं। मंजनीकें तैयार की जा रही होती हैं, तलवारें बन रही होती हैं। इसी लम्हे घोड़े पर सवार औरहान करारगाह में दाखिल होता है। पतला दुबला लेकिन फुर्तीला नजर आने वाला औरहान खेमे के सामने पहुंचता है और घोड़े से उतर जाता है। औरहान खेमे में जाने के बाद हाथ धोने लगता है और कारा खलील औरहान के पास आकर पूछता है, औरहान बे आप कहाँ थे? मगर इसी लम्हे औरहान देखता है कि सामने वाले खेमे में सरदार और सिपाहियों के दरमियान बहस जारी है। ये देख के औरहान को बहुत गुस्सा आता है और वो कारा खलील से पूछता है, तुम बताओ, क्या तुम भी ऐसा ही करते थे? तो कारा खलील कहता है, सिपाही बलाबान और औची आपस में उलझ गए हैं। ये सुनकर औरहान कहता है, खलील क्या तुम जानते हो, वो समझते हैं कि जंग इन दीवारों के सामने है, जबकि असल जंग तो इस मजलिस में है। मुझे बताओ, क्या दीवारों को फतह करना मुश्किल है या मेरे बाबा के शानदार सरदारों को? खलील कहता है, हुजूर आपका इम्तिहान भी यही है। नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं कि बोरसा में बोरान बजंतीनी लिबास जेब तन किए आगे बढ़ रहा है। वो बहुत ही ज्यादा मोहतात दिखाई देता है।
वो पिंजरे में से कबूतर निकालता है, सीढ़ी के पास जाता है, उसमें खबर डालता है और उड़ा देता है, फिर अपना चेहरा ढांप कर आगे बढ़ जाता है। इधर करारगाह में सिपाही ओरहान को जरहा पहना रहे होते हैं, जबकि ओरहान की नजरें मुसलसल सामने वाले खेमे पे होती हैं। सामने खेमे में डमरोल चिल्लाते हुए औची से कहता है, तुम शिकारी को सामान मुहैया करने में नाकाम रहे हो, तुम्हें वक्त पर जरूरतें पूरी करनी चाहिए थी। तो औची गुस्से में उसकी जानिब बढ़ते हुए कहता है, डमरोल डमरोल 9 साल से तुम्हारा पेट कौन भर रहा है? तो बालाबान औची को पीछे करते हुए कहता है, 9 साल से अपनी जान यहाँ दाव पर लगाकर बीवी बच्चों से दूर, घर से दूर, क्या यहाँ सिर्फ पेट भरने के लिए है? क्या ये तुम्हें चुभता है? काफी देर से ये मंजर देखने वाला अब्दुल्ला सरदार औची को पीछे खींचता है और गरजते हुए कहता है, बस बस बहुत हो गया, ये कैसी बदतमीजी है? उस्मान साहब के सरदारों में ये कैसा तकब्बुर है? तो बालाबान कहता है, अब्दुल्ला बे वो आप जैसे नहीं है। बहस मुबाहिसा बढ़ता हुआ देखकर ओरहान बहुत गुस्से में आगे बढ़ता है, मगर इसके पहुंचने से पहले ही सिपाही की आवाज दस्तूर ओरहान बे गूंज उठती है और ओरहान खेमे में दाखिल होता है। ओरहान को देखकर सकता तारी हो जाता है और सब के सब खामोश हो जाते हैं। ओरहान कहता है, बाहुजाद तुर्गुत अल्प बामसी बे अब्दुर्रहमान गाजी, मेरे दादा अर्तुगरुल गाजी, इन्होंने माले गनीमत हासिल किया, लड़ाइयां लड़ी, जंग जीती, किले फतह किए, लेकिन भाईचारा कभी नहीं भूले और हमने एक दूसरे के लिए खुलूस को खो दिया, जान निछावर करने वाले बहादुर खो दिए। क्या हमारे शहीद, हमारे गाजी हमें इन गलतियों पर माफ करेंगे? वो सब एक जुबान होकर कहते हैं, माफ कर दें ओरहान बे। तो ओरहान इनसे कहता है, मुझसे नहीं, शोहदा से और गाजियों के सरबराह उस्मान साहब से माफी तलब करें। ये सुनकर सरदार शहनशाह कहता है, लेकिन क्या शोहदा और गाजी तुम्हें माफ कर पाएंगे ओरहान बे? तो ओरहान कहता है, हमारे सर हर वक्त इनके रास्ते में कुर्बान होने के लिए तैयार है, लेकिन जरा बताएं कि आपने ऐसा क्यों बोला? क्या है हमारा जुर्म और क्या है हमारा गुनाह? जवाबन शहनशाह कहता है, फौज तैयार है, हमारे आसाब कमान की तरह खिंचे हुए हैं। अगर वो सबर का पत्थर भी होता तो अब तक फट जाता, टूट जाता। 9 साल से हम शहर बोरसा का मुहासरा किए हुए हैं। हमने इसके आसपास के तमाम किले गिरा दिए हैं, मगर अब भी हम मुहासरा किए हुए हैं। हम इन दीवारों को क्यों नहीं तोड़ते, क्यों नहीं गिराते? हम काफिर का सर क्यों नहीं काटते? हम क्यों पत्थर पे पत्थर और धड़ पे सर छोड़ देते हैं? ओरहान बे बताएं ओरहान बे, वरना आपकी फौज भूखे भेड़ियों की तरह एक दूसरे को खा जाएगी। तो ओरहान कहता है, आज रात बोरसा के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। ये सुनकर ओची हैरानगी से कहता है, आज रात? बिलाबान भी कहता है, आज रात? सरदार शहनशाह पूछता है, आज रात कैसे? आज की रात अब कहां से आ गई? तो ओरहान कहता है, हम आज रात मगरिबी दरवाजे से अंदर जाएंगे। सरदार शहनशाह कहता है, हमें क्यों नहीं मालूम, हम तो यहीं रुके हुए हैं। ओरहान इससे कहता है, शहनशाह तुम मेरे बाबा के दोस्त हो। फिर एक चिट्ठी दिखाते हुए कहता है, मैंने बोरान को जासूस बनाकर किले में भेजा है, इंशाअल्लाह आज रात वो हमारे लिए दरवाजे खोल देगा, तब गाजी भी, माएँ भी, बहनें भी सुकून पाएंगी। शहनशाह पूछता है, तो क्या होगा अगर वो कामयाब नहीं हो सका ओरहान बे? तो ओरहान कहता है, मेरे बाबा, मेरे दादा और तमाम बड़े लोग जिनका नाम हम जानते हैं, उन्होंने मुझसे कहा, कोशिश हमारी तरफ से है और फतह अल्लाह की तरफ से है। चलो तैयार हो जाओ, आज रात मेरे समेत सब सिपाही फुर्ज पर होंगे, या शहीद या गाजी। सिपाही पुरजोश होते हुए यही अल्फाज दोहराते हैं, या शहीद या गाजी। और ओरहान सरदार शहनशाह को थपकियां देते हुए चला जाता है, मगर सरदार शहनशाह अब भी सकते में होता है कि इतनी जल्दी ओरहान ने यह फैसला कैसे किया, और वो कहता है, ओरहान इंशाअल्लाह तुम अक्ल से काम लोगे। अगले मंजर में ओरहान कारा खलील के साथ आगे बढ़ रहा होता है और उसे कहता है, लिख लो कारा खलील, एक बार जब हम वो दीवारें अबूर करेंगे और अपना परचम गाड़ देंगे, तो पहला काम जो हम करेंगे वो अपनी बाकायदा एक फौज बनाना है। हम एक नई तंजीम बनाएंगे। हम सरदारों को बहुत सी जागीरें और बहुत से काम देकर उन्हें रियासत में खिदमत करने का पाबंद करेंगे। जंग में भी और किले पर भी उनके पास इतना काम होगा कि उन्हें आपस में लड़ने का वक्त नहीं मिलेगा। हम विजारतों के ओहदे कायम करेंगे। हम अपना खुद का सिक्का छापेंगे। हम नए इलाके फतह करके तमाम मुसलमानों और तमाम गैर मुस्लिमों के लिए एक रियासत बनाएंगे। ओरहान की ये करारगाह बूरसा के बिल्कुल सामने होती है और मजीद कहता है,
हम इंसानियत के लिए एक नए सूरज की तरह तुलू होंगे, और तब अगर हम एक अच्छी तंजीम कायम नहीं कर पाते तो हम महज एक तकलीफ बनकर ख़त्म हो जाएंगे। नाजरीन, इसके बाद हम पहली बार काइयों का किला देख रहे हैं, जहां पे सिपाही मशकों में मसरूफ हैं। सिपाहियों के पास ही उस्मान गाजी और हान गाजी के बेटे यानी कि अपने पोतों के साथ मश्क में मसरूफ हैं। मलहून खातून हफ्सा के साथ खड़े होकर ये सारा मंजर देख रही हैं। कुछ देर की मश्क के बाद उस्मान साहब इनसे प्यार करते हुए कहते हैं, तुम कितनी कोशिश करते हो ये अहम नहीं है, अहम ये है कि तुम लड़ाई के वक्त अपने आसाब पे कैसे काबू पाते हो और पुरसुकून रहते हो। तो बड़ा बेटा सुलेमान कहता है, अगर हम बहुत मश्क करें तो क्या एक दिन आपको हरा पाएंगे? जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, यकीनन हराओगे, लेकिन अहम ये नहीं कि हम एक दूसरे को हराएं, बल्कि अहम ये है कि हम एक होकर दुश्मन को कैसे हराएं। कासिम कहता है, मेरे वालिद और अलाउद्दीन चच्चा की तरह। उस्मान साहब कहते हैं, हाँ बिल्कुल वैसे ही, मेरे और हान और अलाउद्दीन की तरह। चलो जारी रखो, माशाअल्लाह मेरे पोते। ये मंजर देखते हुए मलहून खातून कहती हैं, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें ये दिन भी दिखाए कि उस्मान बे अपने पोतों के साथ मश्क करते हैं। हफ्सा पूछती हैं, बोरसा क्यों नहीं जाते? तो मलहून खातून कहती हैं, उस्मान बे की ख्वाहिश है कि ये फतह और हान और अलाउद्दीन को हासिल हो, ताकि सरदारान भी इनका एहतराम करें और वो अपनी रियासत को मुस्तकबिल तक लेकर जाएं। मश्क करते करते सुलेमान कासिम की तलवार गिरा देता है, तो उस्मान साहब एकदम से बीच में पड़ते हुए कहते हैं, रुको रुको रुको, तलवार गिर जाने के बाद तुम अपना दिफा कैसे करोगे? मुझे गौर से देखो। ये कहते साथ ही उस्मान साहब पांव उठाते हैं तो उन्हें टांग में तकलीफ महसूस होती है। वो तलवार छोड़ देते हैं और उस्मान साहब लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ जाते हैं। वो बैठते हैं तो खातून उन्हें पानी लाकर देती है। बच्चों को परेशान देखकर मलहून खातून उनसे कहती हैं, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे दादा उस्मान बे का पांव कभी कभी क्यों लड़खड़ाता है? वो इसलिए कि वो अर्तगरुल गाजी की अमानत, हमारी पूरी सल्तनत का सारा बोझ अपने कंधों पर उठाते थे, और उसके साथ साथ हमारी हजारों साल की हिजरत का बोझ भी। बेटा, जब वक्त आएगा तो ये बोझ तुम उठाओगे। बस अब आज की मश्क काफी है। फिर मलहून खातून हफ्सा से कहती हैं, कासिम और सुलेमान को खैमे में ले जाओ। ये सुनते साथ ही हफ्सा उन दोनों को लेकर चली जाती है। मलहून खातून उस्मान साहब के पास जा बैठती है और कहती है, उस्मान, अब खैमे में चलते हैं, मैं तुम्हें मरहम लगाऊंगी। उस्मान साहब कहते हैं, पिछले 10 साल से तुम मेरे साथ इस बीमारी में तकलीफ बर्दाश्त कर रही हो। जवाबन मलहून खातून कहती हैं, ये कैसी बात है उस्मान, हम तो अभी तुम्हारे साथ बोरसा भी जाएंगे। बोरसा का नाम सुनकर उस्मान साहब एक गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं, बोरसा एक कदम जितना करीब और एक उम्र जितना दूर। तो नाजरीन, इसके साथ ये एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। कैसी लगी आपको ये एपिसोड नंबर 1? आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकॉन को दबाना मत भूलें।